हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, अब से पहले हमने 93 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। यह अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 94 नंबर टेस्ट। बने रहिएगा अंत तक, इस क्लास में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे हर एग्ज़ाम के लिए। जो कैंडिडेट्स IIT कर रहे हैं तो भी ज़रूर रटिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टेस्ट नंबर 94। पहले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अवशोषित आर्द्रता कण पेराविद्युत क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं? डायरेक्टली करते हैं या इनडायरेक्टली, या डज नॉट अफेक्ट मतलब प्रभावित नहीं करते हैं, या नन ऑफ दीज? कौन सा आंसर होगा इसका? अगर किसी भी कैंडिडेट को पता है फटाफट कमेंट में टाइप करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब डायरेक्टली होता है, प्रत्यक्ष। कैसे होता है? अवशोषित आर्द्रता कण पेराविद्युत क्षमता को प्रत्यक्ष प्रभावित करता है। किसी केबल का जो पेराविद्युत होता है और सामर्थ्य है, उसकी नमी की उपस्थिति पर निर्भर करती है। और नमी के कारण क्या होता है? शीत और जो इंसुलेशन होता है वो दोनों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है समतुल्य संधारित्रता का मान क्या होगा यदि संधारित्रता C वाले 3 संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, मतलब सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं कैपेसिटर 3, जो कि C है इनका मान। तो बताइए टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जैसे वोल्टेज को हम जोड़ते हैं उसी टाइप से इसके अंदर कैपेसिटेंस को जोड़ा जाता है। 1/V1 प्लस 1/V2, इसी टाइप से हम जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए। जैसे मान लो हमें टोटल निकालना है C, तो 1/CT, तो बराबर में 1 + 1 समझें आगे का आप सी को, और बटा में हो जाएगा C। समझे आगे का आप सी को, यानी 1/CT बराबर में 3/C आ जाएगा। अगर हम CT टोटल निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी C ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा C/3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है परमिटिविटी, मतलब पारगम्यता। वो किस में दर्शाई जाती है दोस्तों? फेरेड प्रति मीटर में, या फेरेड मिमी की स्क्वायर में, यानी मिलीमीटर में, या डायरेक्ट फेरेड में, या फेरेड प्रति मिमी में, या mm में? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। पारगम्यता की बात हो रही है, वो किस में दर्शाई जाती है दोस्तों? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, UPPCL में भी आया हुआ है 2018 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरेड प्रति मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक 20 माइक्रोफेरेड संधारित्र 150 ओम प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में है। तो संयोजन को 40 वोल्टेज DC स्रोत पर रखा गया। तो परिपथ का समय स्थिरांक, मतलब सेकंड के अंदर हमें टाइम निकालना है, वो क्या होगा? 2.4 सेकंड, 8 सेकंड, 6 सेकंड, या 3 सेकंड? इसके आंसर बताइए क्या होगा, जिसको भी निकालना आता है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको भी आंसर। एक 20 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, मतलब कैपेसिटर है, और 150 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी के अंदर जुड़ा हुआ है। तो संयोजन को 40 वोल्ट DC स्रोत पर रखा गया। तो परिपथ का समय स्थिरांक हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए C हमारे को कितना देर का है। C कितना देर का है? 20 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड को अगर हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे फेरेड में, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 × 10⁻³ फेरेड। समझिए आगे को आप सही को। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें? रेजिस्टेंस दे रखा है 150 ओम। तो इसका सूत्र क्या होता है? समय स्थिरांक का सूत्र होता है R × C। RC मतलब रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस हमें 150 ओम दे रखा है, और C कितना है? कैपेसिटेंस 20 × 10⁻³ अब 150 को हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3000। 3000 को 10⁻³ से गुणा करेंगे, मतलब ये बट्टा में आ जाएगा। भाग में लाएंगे तो ये माइनस की है, जो इसकी घात ये प्लस में हो जाएगी, मतलब 3000 बट्टा में आ जाएगा 1000। यानी 10⁻³ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 को 10 से फिर 10 से गुणा किया जाता है, मतलब 3 बार हो गया। तो 3000 में 1000 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड।
समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक संधारित्र के लिए अवरोधक पदार्थ के रूप में खालिस्तान प्रयोग होता है। क्या क्या प्रयोग में लिया जाता है? माइका, मिनरल ऑयल एंड सेरामिक, या पेपर, माइका एंड रबर, या सिरामिक, सिलिका ग्लास एंड वुड, या रबर, सेरामिक एंड माइका। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया ये क्वेश्चन। द इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर ए कैपेसिटर आर। तो दोस्तों डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मतलब इसके अंदर क्या क्या भरा जाता है? संधारित्र के लिए विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में अभ्रक, जिसको माइका बोलते हैं, प्राकृतिक तेल जिसको मिनरल ऑयल बोला जाता है, या सिरेमिक, पेपर आदि का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है संधारित्र आवेशन के दौरान धारा वास्तव में इसके प्रारंभिक अधिकतम मान का प्रतिशत गिरता है। कितना प्रतिशत गिरता है? 42%, 63, मतलब 63, या 37, या 73। बताइए कौन सा आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। संधारित्र आवेशन के दौरान धारा वास्तव में इसके प्रारंभिक अधिकतम मान का प्रतिशत गिरता है। कितना प्रतिशत गिरता है गाइस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 37% की गिरावट आती है हमेशा। आवेशन के दौरान बात हो रही है यहाँ पे धारा की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है यदि दो समान 10 पिकोफेरेड के अंदर बात हो रही है। यहाँ पे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और एसी सप्लाई दी जा रही है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, तो कुल धारिता क्या होगी? मतलब टोटल कैपेसिटेंस पूछा गया है डायरेक्टली। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन पूछा क्या गया है ओनली टोटल कैपेसिटेंस। वो कैसे निकालोगे? तो दोस्तों डायरेक्ट सी बात है, मैंने आपको बताया भी था, 1/CT निकालेंगे तो बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2 जितने भी है उतने जोड़ते जाओ। तो अगर हम इस फॉर्मूले को उल्टा करना चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, C1 C2 बटा में, वो एक ही बात है। वैसे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है और ऐसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, मतलब समय की बचत होती है। तो रख दीजिए C1 कितना देर का है, दो समान है 10-10 के, 10 गुणा में 10 बटा में 10 प्लस 10, मतलब 10 को 10 से किया 100 बटा में आया 20, आया कितना आंसर 5। तो कौन से वाला ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें? 5 पिकोफेरेड के अंदर इसका आंसर आ गया। समझे आगे होगा आप सभी को। ये उसी टाइप से होगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, चाहे उसको लंबा करके देख लीजिए या शॉर्ट में लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, इसकी बात आती है अभ्रक संधारित्र में खालिस्तान को छोड़कर बाकी सभी लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं और कौन से नहीं होते हैं ये आपको पता है अगर आपने पढ़ा है तो। अगर नहीं पता तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, यानी अभ्रक संधारित्र में खालिस्तान को छोड़कर, यानी किस चीज़ को छोड़कर बाकी सभी लक्षण होते हैं, यानी कौन सा लक्षण नहीं होता है इसके अंदर नेगेटिव है। शुद्ध मान, निम्न हानि, निम्न रिसाव प्रतिरोध, स्थायी प्रचालन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब लो लीकेज रेजिस्टेंस। ये इसको छोड़कर बाकी सारे लक्षण होते हैं, मतलब इसके अंदर शुद्ध मान होता है, निम्न हानि होती है, लो लॉसेस, और स्थायी प्रचालन होता है, स्टेबल ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं। मतलब अभ्रक संधारित्र में निम्न रिसाव जिसको लीकेज रेजिस्टेंस बोला जाता है, तो उसको छोड़कर बाकी सारे लक्षण होते हैं। इसमें अभ्रक की पतली सीट को अचालक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, ये तो आपको पता होगा। और इनका कैपेसिटेंस मान है वो हमेशा प्राय होता है 0.1 μF, और ये 2500 वोल्ट तक डीसी वोल्टता पर कार्य करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2500 वोल्ट डीसी वोल्टता पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है संधारित्र की आंतरिक प्रतिपता, मतलब हीटिंग के लिए सामान्यतः किसे जिम्मेदार माना जाता है? पैराविद्युत आवेश, प्लेन कंपन, इलेक्ट्रॉन गति, या क्षरण प्रतिरोध। बताइए दोस्तों इसके आंसर क्या होगा। संधारित्र की आंतरिक प्रतिपता मतलब हीटिंग के लिए सामान्यतः किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब लीकेज रेजिस्टेंस को माना जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है जब एक डाई इलेक्ट्रिक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र तीव्रता होती है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, या अपरिवर्तित रहती है, या शून्य तक कम हो जाती है, मतलब रिड्यूस टू 0। तो बताइए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस
कैंडिडेट को या स्टूडेंट को क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब डिक्रीज़ होती है यानी घटती है। जब एक डाई इलेक्ट्रिक जिसको पैरा वैद्युतिक बोलते हैं तो उसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र तीव्रता हमेशा घटेगी, इस बात को नोट कर लेना। जब किसी डाई इलेक्ट्रिक को विद्युत क्षेत्र में लगाया जाता है तो विद्युत आवेश जिस प्रकार किसी चालक में गति करते हैं वो इसमें नहीं कर पाते हैं, वह अपने औसतन संतुलन की स्थिति से केवल थोड़ा सा बदलाव करते हैं जिससे कि डाइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाए। समझिए आगे होगा आपसे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस भी कैंडिडेट को समझ नहीं आया थोड़ा सा बैक करके देख लेना वीडियो को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आए। आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी? 100%, 75%, 50% या इससे भी कम? चलिए कोई बात नहीं, जितनी आपको अच्छी लगी है तहे दिल से प्यार है आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी बताना, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनको भी फ़ायदा मिल पाए। अगर आपको कोई भी कमी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। और लाइक ज़रूर करना जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है। हमेशा जो भी यूट्यूबर होता है या जो भी टीचर होता है हमेशा रेटिंग देख के ही उसको अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।